हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम तोमर। आज स्टार्ट कर रहे हैं विराम चिन्ह हिंदी की सीरीज में। आपका स्वागत है। देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विराम चिन्ह। समझते हैं इसके बारे में। विराम का मतलब होता है विश्राम, आराम या ठहराव या रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना, थोड़ा रुकना या ठहरना, इसका मतलब होता है ये। चिन्ह, अब चिन्ह का मतलब समझ लेते हैं। चिन्ह का मतलब होता है संकेत या प्रतीक, इसे बोल सकते हैं संकेत या प्रतीक या पहचान। पहचान भी बोल सकते हैं, ठीक है। चिन्ह का मतलब होता है संकेत, प्रतीक, पहचान। और विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना, तो विराम चिन्ह ये होता है। अब विराम चिन्ह का कितना महत्व है वो ये देखते हैं। ये दो सेंटेंस लिखे हैं, रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या होता है? रोको मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रोको मत जाने दो, किसी व्यक्ति को रोको मत जाने दो, मतलब जाने नहीं देना है। और उसी में सेम सेंटेंस लिखा है देखो, लेकिन यहाँ पर विराम चिन्ह लगा है, रोको मत जाने दो, मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है रोको मत जाने दो इसे। तो ये महत्व है। तो ये दो सेंटेंसों में इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सारे विराम चिन्ह पढ़ते हैं। हो सकता है समझ में आया होगा। अब एक एक करके आगे सारे विराम चिन्ह पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का होता है अल्प विराम का चिन्ह। इसका प्रयोग, अल्प विराम, इसका प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है। वो कैसे करते हैं? उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं, जैसे राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन सोहन तथा गीता बहुत मेहनत करते हैं। एक से अधिक जब शब्दों को जोड़ा जाता है तो कॉमा के साथ जोड़ दिया जाता है। तो राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन सोहन तथा गीता बहुत मेहनत करते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? नंदन वन में, एक नंदन वन है, नंदन वन में शेर, हाथी, हिरण, भेड़िया, बकरी तथा भालू मिलकर रहते हैं। तो एक वन है, उसमें शेर, हाथी, शेर भी रहता है, हाथी भी रहता है, हिरण भी रहता है, भेड़िया, बकरी तथा भालू मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो जब एक से अधिक शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो कॉमा, ये अल्प विराम लगा के जोड़ देते, इसे कॉमा भी बोल देते अपनी भाषा में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले चिन्ह पर। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा है, इसे अपन सही लिखते हैं। अर्ध ऐसे लिखते हैं, इसमें आधा धा रहता है और रा ऊपर, अर्धविराम कुछ ऐसे लिखा जाता है। कोई बात नहीं, वो टाइपिंग में हो गया। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह ये होता है, आप लोग देख लीजिए। आप इसे समझते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग वाक्यांश उपवाक्य के लिए किया जाता है। जब कोई वाक्यांश हो या उसका कोई उपवाक्य हो उसके लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे उसने कहा, उसने कहा मैं कल नहीं आऊँगा, उसने कहा मैं कल नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर इसका ये प्रयोग किया गया है, उसने कहा मैं कल नहीं आऊँगा। तो ये उसका उपवाक्य है, ये इसका दूसरा वाक्य है। तो यहाँ पर दूसरा वाक्य जब जोड़ा जाता है तो ये अर्धविराम से जोड़ दिया जाता है। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या लिखा है? निरंतर प्रयत्नशील रहो। एक सेंटेंस ये हो गया इसका, निरंतर प्रयत्नशील रहो। अब इसका उपवाक्य क्या हो गया दूसरा? रुकना कायरता है, मतलब कि कोई व्यक्ति कह रहा है निरंतर अपने कार्य में लगे रहो, प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है। तो ये दो सेंटेंस को जब जोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें ऐसे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चिन्ह पर, देखते हैं अगला क्या है। अगला है अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम या उपविराम, इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसका प्रयोग देखते कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है और शीर्षक के साथ साथ
नाटक और लेखन में जो पात्र होते हैं उनके आगे किया जाता है। जैसे कोई नाटक है या लेखन में है तो उसके पात्र के आगे किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं, जैसे जैसे गदर। गदर एक नाटक का नाम मान लो, एक मूवी है गदर। गदर एक प्रेम कथा है, तो उसके आगे ये चिन्ह का प्रयोग किया गया। ये चिन्ह थोड़ा दूर होता है, यह चिन्ह थोड़ा दूर लगाया जाता है। जैसे कि ये गदर लिखा है, ये अपने गदर लिखा है, तो इसके नज़दीक नहीं लगाना है, थोड़ा दूर लगता है ये चिन्ह। समझ रहे हैं ना। जैसे दूसरा पढ़ते हैं दहेज। दहेज में इस चिन्ह का प्रयोग किया। दहेज एक सामाजिक बुराई है। रावण, रावण एक पात्र का नाम है, एक करेक्टर का नाम है रावण, तो उसमें इसका प्रयोग किया गया। उसने हमारी बहन के नाक कान काटे। तो समझ में आया होगा कि अपूर्ण विराम या उप विराम का प्रयोग किस स्थिति में करना है और कहाँ पर करना है। ठीक है, शीर्षक के साथ किया जाता है। नाटक लेखन में जो पात्र होते हैं उनके नाम के आगे किया जाता है। हो सकता है समझ में आया होगा। अगले चिन्ह पर चलते हैं, देखते हैं अगला चिन्ह क्या है। नेक्स्ट चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ये तो सभी को पता होगा पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम ये इसका चिन्ह है, इसका मतलब होता है विश्राम। पूर्ण विराम का मतलब होता है विश्राम, मतलब ठहरना, रुकना। अब इसे समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। ये सभी को पता होगा और सबसे महत्वपूर्ण है ये। अगर आप कोई भी एक सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी एक वाक्य लिख रहे हैं, जब वो पूरा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है इस तरीके का कुछ। तो अपन देखते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है। यह एक पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है कि वह स्कूल जाता है। पूरा वाक्य समाप्त होने पर पीछे पूर्ण विराम ये डाल दिया गया है। ठीक है। दूसरा देखो, पक्षी दाना चुग रहे हैं, यहाँ पर चुग रहे हैं है, तो ये पूर्ण विराम में पूरा वाक्य हो गया, कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोहन बाजार जा रहा है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, एक पूरा कंप्लीट हो गया वाक्य और इसका कार्य भी समाप्त हो गया। मोहन क्या कर रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। तो एक कंप्लीट वाक्य खत्म होने पर अंत में जो लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते आगे, अगला देखते हैं क्या है। अगला है पांचवा, अवतरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा बढ़ के देखते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह से दो नामों से जाना जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इकहरा चिन्ह, एक होता है इकहरा चिन्ह, दूसरा होता है ये दोहरा चिन्ह। इकहरा चिन्ह ये दिख रहा है ऊपर, इस तरीके का कुछ होता है जिसमें एक ये रहता है, और दोहरा चिन्ह ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये देखते हैं इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इकहरे चिन्ह के बारे में। तो इकहरा चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रयोग उपाधि या उपनाम हो या पुस्तक के नाम के साथ किया जाता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति की उपाधि हो या उसका उपनाम हो, वो पुस्तक के नाम के साथ किया जाता है। जैसे कि देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला इनका ये पूरा नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला में यहाँ के इसका इनकी उपाधि दी गई निराला की, या इनका ये उपनाम है, तो ये यहाँ पर इसका प्रयोग कर लिया गया। ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। अब ये गोदान है ना, एक उनकी पुस्तक का नाम है, तो यहाँ पर बताया गया है पुस्तक के नाम के साथ भी किया जाता है। तो गोदान पुस्तक है, तो गोदान को भी इस कॉमे में ऐसे बंद कर दिया, अवतरण चिन्ह लगा दिया है। अब रामधारी सिंह दिनकर, इनका ये पूरा नाम है, लेकिन ये दिनकर इनकी उपाधि है या इनका ये उपनाम है, तो इन्हें अवतरण चिन्ह से समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पे, मतलब दोहरा चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग प्रसिद्ध व्यक्ति, अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या पुस्तक की पंक्ति है या कथन है के साथ किया जाता है। कथन है या कोई नारा है, नारा भी अपन बोल सकते हैं इसे, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा बोला गया कथन है या नारा है या पंक्ति है उस व्यक्ति की, तो ऐसी स्थिति में दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिल्ली चलो, यह एक कथन मान लो, नारा है। सत्यमेव जयते, ये देखो दो इस तरीके से लगाए गए हैं, तो इस तरीके का लगाते हैं। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो समझ रहे होंगे आप लोग, दोहरे चिन्ह को भी ऐसे लगाते हैं। तो अवतरण चिन्ह समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चिन्ह पर, देखते हैं अगला कौन सा है। अगला छठवां पढ़ते हैं, योजक चिन्ह। ये छठवां योजक चिन्ह पढ़ते हैं।
ये तो सभी लोगों ने देखा होगा, योजक चिन्ह अक्सर आता है। योजक चिन्ह कुछ इस तरीके का दिखता है। योजक चिन्ह का दिखते हैं प्रकार, मतलब किस कहाँ पर यूज किया जाता है, कहाँ पर प्रयोग। इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, अधिकतर दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। और अपन ने समास में भी देखा होगा, हमने जब समास पढ़ते हैं तो समास में भी इसका उपयोग होता है और दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। वो किस तरीके के दो शब्दों के बीच में होता है, जैसे कि यहाँ पर अपन देखते हैं उदाहरण के तौर पर माता पिता, ये दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है तो इनके बीच में ये इस तरीके का चिन्ह है। यहाँ पर रात दिन, तो यहाँ पर रात दिन को जोड़ने के लिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया गया है। जैसे कि एक जैसे जो धीरे धीरे दो बार कह दिया गया तो यहाँ पर ये चिन्ह लगाया गया है। एक और ऐसे आता है, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं अपन, जल्दी जल्दी, तो दो बार किसी चीज़ को जोड़ने के लिए इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से। बढ़ते नेक्स्ट, अगला अगला है निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह को देखते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। निर्देशन चिन्ह कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा कुछ बड़ा रहता है। निर्देशन चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा कुछ इस तरीके का बड़ा रहता है और इसका प्रयोग किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को निर्देश या सूचना देने वाले वाक्यों के लिए होता है, या किसी चीज़ को निर्देश करना पड़ रहा है या उसकी सूचना देनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है, तो इसके लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे नेहा, नेहा ने कहा मैं कल जाऊंगी, तो उसने एक सूचना दी अपन को। क्या दी? एक सूचना। क्या सूचना दी रही है नेहा? नेहा ने कहा मैं कल जाऊंगी। समझ में आया होगा, यहाँ पर किसी भी चीज़ को निर्देश करने के लिए, निर्देश या सूचना के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले चिन्ह पर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला देखते हैं विवरण चिन्ह। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। विवरण चिन्ह ये कुछ इस तरीके का दिखता है। विवरण चिन्ह ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका प्रयोग किसी विषय का विवरण देने के लिए किया जाता है। किसी विषय के बारे में चर्चा की जा रही, किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि अब विवरण चिन्ह में अपन देखते हैं, जैसे कि यार नोट, कोई जैसे नोट लिख दिया। अब नोट ऐसे लिखने के बाद अपन ऐसे चिन्ह लगाने के बाद ये लिख देते हैं। अब ये अपना विवरण चिन्ह हो गया। अब इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे किसी का एड्रेस बताना है, पता लिखना है, तो ये पता के बाद ऐसे लगा के अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया विवरण चिन्ह अपना, ठीक है। अब विवरण चिन्ह के बाद अगला बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। समझ में आया हो आप लोगों को सभी को बहुत ही अच्छे से। अब अगला है लोप चिन्ह। अगला क्या है? लोप चिन्ह ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोप चिन्ह में किसी भी चीज़ का लोप कर दिया जाता है, लुप्त कर दी जाती है चीज़ें। देखते हैं इसे कैसे। इसका प्रयोग कुछ अंश को लुप्त या लुप्त एक ही चीज़ है, करने के लिए होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को क्रोध में कुछ कहना है या बुरा भला कहना है, तो पूरी बात ना कहकर उसे संक्षेप में समझाने के लिए कहते हैं। जैसे तू ये लिख दिया, जैसे कि ये तू लिख दिया और अपने बीच में बात का लोप कर दिया ऐसे, और है मतलब कुछ भी कह दिया उसके बारे में, तो वो सामने वाला व्यक्ति से समझ जाता है। तो इसे कहते हैं लोप चिन्ह, मतलब अपनी बात को लुप्त कर दिया आधी बात को, और सामने वाला उस व्यक्ति बात को समझ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है अपना। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाघव चिन्ह का कुछ इस तरीके का दिखता है लाघव चिन्ह। अब देखते हैं कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है, सारे सभी लोग पढ़ना। और विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसा नहीं है, वनडे एग्जाम में सभी में पूछा जाता है। अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी आ रही है तो उसमें विराम चिन्ह का टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलो इसे देखते हैं। इसका प्रयोग किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए होता है। जैसे कोई बड़ा रूप है, जैसे कि कोई बड़ी चीज है, उसे छोटा करके लिखा जाए, संक्षिप्त करके लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं, जैसे कि डॉक्टर, ये डॉक्टर लिखा, डॉक्टर एक बड़ा शब्द है, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर पूरा, तो अपन इसे संक्षेप रूप इसका क्या कर दिया, डॉक्टर ऐसे करके अपन इसे दर्शा सकते हैं। अब दूसरा मान लो प्रोफेसर का, तो ऐसे करके अपन समझा सकते हैं। जैसे कि पुलिस का ही मान लो, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, तो ये शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। अब एमपी का मान लो तो मध्य प्रदेश पुलिस, तो किसी स्टेट का भी बता सकते हैं।
जैसे कि उत्तर प्रदेश का तो सीधा सीधा लिख दे सकते हैं ऐसे, तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसका लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले चिन्ह पर, देखते हैं अगला क्या है। अगला है तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, चिन्ह देख के समझ में आ रहा है। तुल्यता मतलब कि समानता, समानता, यहाँ पर समानता दर्शाई जाए वहाँ पर ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखो, दिन, यहाँ पे लिखा है दिवस, तो ये चिन्ह का प्रयोग लिखा है, ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब दिन भी, दिन का ये पर्यायवाची है, दिन को ही दिवस कहते हैं, तो दिन का हो गया दिवस, तो ये तुल्यता हो गई इसकी। अब रात्रि का देखो, रात्रि को ही निशा कहते हैं, तो इसमें इसका तुल्यता चिन्ह है। रात्रि को निशा कहते हैं, इसकी पर्यायवाची रूप। जैसे कि अचला, अचला का होता पृथ्वी, ये उसका सेम रूप है, एक जैसा ही। अब उदाहरण अब समझ में आएगा आप लोगों को। एक उदाहरण और बहुत अच्छा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 रुपये लिखा है, मैंने 1 रुपये लिख दिया। अब इसके बराबर 100 पैसे लिख सकते हैं हम बहुत अच्छे से, तो समझ में आ रहा होगा कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें नोट करते जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेन कॉपी उठाओ, नोट करो। बढ़ते हैं अगले पर, देखते हैं अगला क्या है। अगला है आवृत्ति चिन्ह। बहुत ही बढ़िया है ये आवृत्ति चिन्ह, कुछ इस तरीके का दिखता है आवृत्ति चिन्ह। अब आवृत्ति चिन्ह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, अगर किसी भी आवृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, किसी भी का बार बार आना और दोहराव होना, उसे आवृत्ति बोलते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते हैं इस आवृत्ति चिन्ह को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है श्रीमती सरोज, एक नाम लिखा। अब इसी के बाद अपन को और बहुत सारे नाम लिख लें, जैसे मान लो यहाँ पे श्रीमती शीला, तो ये कर दिया यहाँ पर इस तरीके का कुछ ये लग जाएगा, क्योंकि ये श्री रिपीट हो रहा है, मती भी रिपीट हो गया, तो शीला एक अलग नाम है, तो यहाँ पर नाम लिख दिया, तो समझ में आया हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। दूसरा उदाहरण ये है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा है। अब यहाँ पर दूसरा नाम लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी थे, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। प्रसाद भी दोबारा आया और द्विवेदी भी दोबारा आया, तो ये आवृत्ति चिन्ह कुछ इस तरीके का हो जाता है। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो उसे अपन इस चिन्ह से दर्शा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले चिन्ह पर। अगला भी चिन्ह देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोष्टक चिन्ह। ये अधिकतर क्या है, बहुत ही अच्छा है। ये अधिकतर वैसे मैथ की भाषा में पूछा जाता है, मैथ्स में ज़्यादा आता है, लेकिन हिंदी में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। हाँ, इसका भी कई जगह पे देखा जाता है, लेकिन इसका तो होता नहीं। ये होता है छोटा कोष्टक, इसे छोटा बोलते हैं अपन। ये इसे मझला कोष्टक बोलते हैं, हिंदी में मझला बोलते हैं। इसे बड़ा बोलते हैं, इसे बड़ा ब्रैकेट भी कहते हैं इसे। तो इसमें हिंदी में इस चीज़ का प्रयोग होता है। अब इसका कोष्टक का प्रयोग क्यों होता है, देख लेते हैं एक बार कैसे। इसका प्रयोग वाक्य में किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए होता है। अगर कोई वाक्य में कोई बात कही जा रही है, कोई पद कहा गया है, उसे स्पष्ट करने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस वाक्य को हाईलाइट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे का और खा दोनों करने हैं, यहाँ पर हैं भी है, साथ में हैं भी जोड़ लेते हैं। यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं का और खा दोनों करने, तो यहाँ स्पष्ट दर्शा दिया इसका अर्थ का, मतलब का और खा दोनों करने हैं, तो छोड़ने ही नहीं है, तो इसलिए का और खा के बीच में कोष्टक का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है समाप्ति चिन्ह। समाप्ति चिन्ह ये भी बढ़िया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब चिन्ह तो सारे ही महत्वपूर्ण है, और इसे इतिश्री नाम से भी जाना जाता है। अब इस चिन्ह का इस चिन्ह दिखने में कैसा होता है, ये चिन्ह थोड़ा देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का होता है ऐसे, और फिर कुछ इस तरीके से, और फिर कुछ इस तरीके से। ये है अपना समाप्ति चिन्ह, इस तरीके का ये रहता है। इसका प्रयोग अध्याय समाप्ति पर होता है। यहाँ पर कोई टॉपिक या अध्याय या कोई भी बुक या लास्ट में किसी व्यक्ति की समाप्ति होती है ना, किसी चीज़ की, अध्याय या पुस्तक की, तो उसके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा। और इसका एक चिन्ह और होता है, इसका एक चिन्ह और होता है, उसे भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसे
फिर ये, फिर ये, तो ऐसे किसी भी चीज़ की समाप्ति पर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्या है। अगला है त्रुटि। त्रुटि चिन्ह, इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, और इसे हंस पद भी कहते हैं और काम पद भी कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है, किसी किसी में इस तरीके का भी दिखाई दिया जाता है, लेकिन अब उनको इस तरीके से देखना है हमको। और ये त्रुटि चिन्ह, विस्मरण चिन्ह और हंस पद के नाम से भी जानते हैं और काम पद के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखते हैं जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है। त्रुटि, जैसे कि हम किसी सेंटेंस में त्रुटि कर देते हैं, गलती हो जाती है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब कैसे पढ़ते हैं, राजा दशरथ के 4 थे। अब राजा दशरथ के 4 थे, क्या 4 थे, पुत्र, तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से दर्शाते हैं और यहाँ पर ऐसे पुत्र लिख देते हैं। तो इससे सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही दूसरा पढ़ते हैं, दीपक के पास एक है। अब क्या है नहीं पता, तो यहाँ पर ये त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया और यहाँ पर लिख दिया दीपक के पास एक कार है। तो समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं विसर्ग चिन्ह। ये बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है और अधिकतर सभी ने देखा होगा, बहुत ही सरल है। इसका उदाहरण क्या देना है तो सभी लोग जानते हो, बहुत बार यूज भी होता है। जैसे कि विसर्ग 2 होते हैं, इस तरीके का निशान लगता है। हाँ, ये थोड़ा नज़दीक लगता है। जैसे कि प्रातः लिखा, प्रातः लिख दिया, पुनः लिखा तो वो पीछे ही लगा है, अतः लिखा तो ये विसर्ग लगे। जैसे नी करना है तो नी, इस तरीके से ये विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह सिंपल सा ही, छोटा सा ही, समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं 17वां अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार कुछ इस तरीके का चिन्ह होता है, ये बिंदी रखी रहती है ऊपर ऐसे, ये होता है अनुस्वार चिन्ह। ऐसे एक सिंपल से एक बिंदी चिन्ह लगी रहती है, ये अनुस्वार चिन्ह रहता है। अब इसे देख लेते हैं, जैसे कि संसार, संसार में ऊपर बिंदी रखी है। जैसे मयंक, मयंक में ऊपर बिंदी है जो स्वयं, तो ये अनुसार, इसे अनुसार चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे हलंत चिन्ह। हलंत, हलंत चिन्ह कुछ इस तरीके का रहता है, नीचे ऐसे लगता है। तो देख लेते हैं कहाँ लगता है। जैसे कि पाठ्य, अब पाठ्य में ये नीचे लगा है, पाठ्य में लगा है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लें, दूसरा मिट्टी लिखनी है, मिट्टी, तो ये मिट्टी में ये नीचे लगा दिया, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, लिखते हैं अपन जैसे द्वारा, तो ये द्वारा इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। जैसे कि वरण लिखना है, वरण, वरण लिखना है तो इस तरीके के हलंत चिन्ह लग जाता है, ठीक है। हलंत हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे है विस्मय बोधक चिन्ह और इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह इस तरीके का रहता है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सभी लोग समझते होंगे, वो बहुत बार देखा भी होगा। जहाँ पर आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव उत्पन्न हो, जहाँ पर आश्चर्य की बात की जा रही हो, हर्ष की बात की जा रही हो, शोक की बात की जा रही हो या फिर घृणा की बात की जा रही हो, और ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है मन में उस चीज़ को पढ़ के सुन के, तो वहाँ पर ये विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, छी, यहाँ इतनी गंदगी है, मतलब कि यहाँ मन में थोड़ी घृणा पैदा हो रही है देख के कि छी, यहाँ इतनी गंदगी है, तो यहाँ पर ये विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मरण संबोधन का चिन्ह किया गया। अब जैसे आगे, वाह आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, वाह आपने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके का रहता है, सभी ने देखा है, बहुत ही सिंपल, सरल, साधारण है। इसे देखते हैं, जहाँ पर प्रश्न, ये सॉरी ये गलत हो गया है, देखो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़ा गलत है, अरे सॉरी ये रिपीट हो गया है यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, इसे नहीं देखना है, ये गलत है, रिपीट हो गया है विस्मय बोधक चिन्ह का। तो प्रश्नवाचक का हम बताते हैं, यहाँ पर नीचे बता देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ आता है, जहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर कौन, क्या, कहाँ, कब,
मतलब प्रश्नवाचक शब्द आए, ये शब्द आए, ये शब्द आए, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये नहीं लिखना है, ये गलत है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो जहां पर कौन आए, क्या आए, कहाँ आए, कब आए, ये शब्द आए तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे मैं बता देता हूं, ये लिख नहीं पाया, गलत हो गया। जैसे आप कौन हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। आप कौन है, यहाँ पर कौन आ गया, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कहाँ का आया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जहां पर भी ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आए वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है, ये सिंपल है प्रश्नवाचक। ये थोड़ा गलत हो गया बताने में, तो इसे नहीं देखना है, रिपीट हो गया है, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्या है चिन्ह, अगला है नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कम लोगों को पता होगा ये नुक्ता या बिंदु तल, इसके बारे में बताते हैं, बहुत कम मिलता है देखने के लिए। जैसे कि एक का लिखा है, इसके नीचे ये बिंदी लगी है, गा खा लिखा है, ये इसके नीचे भी बिंदी खा के, गा इस तरीके कुछ रहता है, जा उफा, ये कुछ बोलते हैं, ये है नुक्ता या बिंदु तल बोलते हैं। 2 3 4 5 ये कुछ माने जाते हैं। जैसे कि गजल लिखी है, गा जल, तो गजल गा में ये नीचे इस तरीके कुछ लग जाता है, तो इसे नुक्ता या बिंदु तल कहते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अर्धचंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्या है, अर्धचंद्र बिंदु। ये कुछ ऐसे तरीके का रहता है, आधे चांद की तरह ऊपर ऐसे बिंदु रहती है, ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु। जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पर आँख हो गया, अर्धचंद्र बिंदु में क्या हो गया है, आँख हो गया है, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। और दूसरा जैसे देखते हैं मुंह, तो मुंह में भी ये आधा ऐसे करके अर्धचंद्र बिंदु होता है, ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले, नेक्स्ट अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है अर्धचंद्र चिन्ह। ये अर्धचंद्र चिन्ह, ये सिंपल अर्धचंद्र ऐसा होता है, चांदी की तरह आधा होता है, इस तरीके का इसे बोलते हैं। इसका प्रयोग देखिए, जैसे ऑफिस में हुआ, ऑफिस के ऊपर ये हुआ है ना, ये जैसे हॉकी, हॉकी हुई ना, हॉकी, हॉकी लिखते हैं हॉकी, तो इस तरीके का हो गया, ठीक है, तो इस तरीके का इसका चिन्ह होता है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये आपके सारे विराम चिन्ह समाप्त हुए हैं, सारे विराम चिन्ह कंप्लीट हो चुके हैं, और सभी एग्जाम के लिए हैं, वनडे एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे उसमें अगर विराम चिन्ह आ रहा है, और ये सभी के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। एक ही क्लास में आपके सारे विराम चिन्ह कंप्लीट हो गए। कोई भी एग्जाम में कुछ भी के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे MCQ, तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक, ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच देखने के लिए। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ये मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।